Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series of daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. The first article here that we are discussing, it's about the international trade has a carbon problem, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं CBAM को. CBAM की बात करें तो हम ये स्टैंड करता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे स्टार्ट किया गया था बाय द यूरोपियन यूनियन इन 2005, जिसमें आप देखेंगे ये एक तरीके से क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है जहां पर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के फॉर्म में ये काम करता है. एक तरीके से ट्रेडिंग का इसका कॉन्सेप्ट है, दैट वी विल अंडरस्टैंड. नाउ यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसका एम है कि ये रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैसेस को, जिसमें आप देखेंगे जो ऐसी बॉडीज़ हैं जो एमिट कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, वो यहाँ पर जो अपना एमिशन है उसके क्रेडिट को यहाँ पर सेल कर सकती हैं. अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया, देखिए यूरोपियन यूनियन ने क्या करा है, दे हैव डिसाइडेड कि इस कार्बन एमिशन को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, लेकिन जो ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जैसे इंडिया, जो यहाँ पर क्या कर रही हैं, किसी भी तरीके का नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली कोई भी नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर यहाँ पर ये बना रही है, या ऐसा जिसे हम नॉन ग्रीन भी बोल देते हैं, इसको अगर ऐसी यूरोपियन यूनियंस इसको अगर ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंट्री से ये इंपोर्ट करती हैं, तो इसके ऊपर ये एक टैक्स लगाने वाली है जिसका नाम है कार्बन टैक्स. ठीक है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. लेकिन ये पूरी चीज़ जानने के पहले हम एक चीज़ समझनी होगी कि आखिर ये ट्रेडिंग सिस्टम ETS सिस्टम काम कैसे करता है. चलिए ETS को थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से. देखिए ऐसा इमेजिन करिए, देयर आर टू पर्सन A एंड B. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दोनों को यहाँ पर कार्बन इमिशन करने के लिए आई एम राइटिंग द कार्बन इमिशन को CE आई एम राइटिंग. कार्बन इमिशन करने के लिए दोनों को यहाँ पर 100 यूनिट्स दे दिए गए. ठीक है, इनको भी 100 यूनिट्स यहाँ पर दिए गए. नाउ व्हाट विल हैपन, 100 यूनिट तक का ऐसा समझिए परमिशन है. ओके, साथ में आप नोट्स बनाते चलेगा. 100 यूनिट तक का यहाँ पर दोनों को परमिशन दिया गया. नाउ व्हाट ए इज डूइंग, ए ने यहाँ पर कुछ एडिशन करे, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करा. ठीक है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करा, रिजल्टेड इनटू व्हाट, यहाँ पर इसने जो कार्बन इमिशन किया वो सिर्फ किया अपने 60 पॉइंट्स का. लेकिन ऑन दी ऑपोजिट हैंड बी अपनी ट्रेडिशनल मेथड को यहाँ पर फॉलो करेगा. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करेगा, कोई टेक्नोलॉजी या कोई नई चीज़ यहाँ पर इम्प्रूव नहीं करेगा. रिजल्टेड इनटू ये लगभग 120 यूनिट कार्बन इमिट कर देगा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसने 20 एक्स्ट्रा कार्बन जो इसको नहीं दी गई थी उसको एमिट किया, लेकिन वहीं इन्होंने 40 पॉइंट्स यहाँ पर अपने लिए क्या कर लिए, सेव कर लिए. नाउ व्हाट विल हैपन कि बी यहाँ जाएगा मार्केट में और बी सर्च करेगा कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कम यूज़ किया है. तो ए आ जाएंगे, ए बोलेंगे कि ठीक है हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर अपने 40 में से 20 क्रेडिट पॉइंट आपको दे देते हैं जो आपको आवश्यक है. रिटर्न में क्या होगा, ए को मिलेगा इंसेंटिव. ठीक है, और बी को यहाँ पे मिलेगा डिसइंसेंटिव. यही है यहाँ पर ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट. आई होप ये पूरा पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है. अब समझ लेते हैं कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है. देखिए व्हाट दे आर डूइंग, आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, स्टील का यहाँ पर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है. ठीक है, प्रोडक्शन के साथ इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है. अब यूरोपियन यूनियन ने जब ये बोल दिया कि हम कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉन ग्रीन है उसके इंपोर्ट करने पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कार्बन टैक्स लगाएंगे, तो इंडिया की जो कंपनीज हैं इनके ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ क्लाइमेट को इसको डील करने को लेकर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर देगा. ठीक है, अब हुआ क्या है, देखिए पूरा मुद्दा. यहाँ पर इंडिया ने क्या करा, इंडिया अप्रोच करेगा किसको, जाकर WTO को, विच इज़ दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और इंडिया बोलेगा कि ये जो EU की पॉलिसी है ये कैसी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है.
क्यों है डिस्क्रिमिनेशन? क्योंकि यहाँ से इंडिया का जो स्टील है, इंडिया का जो आयरन है, इंडिया का जो एल्यूमिनियम है, इसके जो प्राइजेस हैं ये कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। ठीक है, और इंडिया ने यहाँ पर बोल दिया कि भाई हम किसको रीच करने वाले हैं, WTO को यहाँ पर रीच करेंगे। अब इंडिया के इस कदम के कारण आप देखेंगे कि इंडिया को आखिर ये प्रॉब्लम हुई क्या। इंडिया का जो खर्च है, EU बोल रहा है कि हम 1 जनवरी 2026 से ये ग्रीन कार्बन का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रीन जो सिस्टम है, जो कार्बन टैक्स है, इसको यहाँ लागू कर देंगे। रिजल्टेड इनटू इंडिया की ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन पे एक एडवर्स इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो इनके प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रिजल्टेड इनटू जो कॉम्पिटिटिवनेस है आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी मार्केट में, और इसी के कारण इंडिया बोलता है कि ये जो पूरी पॉलिसी है ये डिस्क्रिमिनेटरी यहाँ पर हमें नज़र आती है। ठीक है, अब देखिए क्या WTO के पास जाने से ऐसा कुछ होगा? जी हाँ, WTO क्या बोलता है कि किसी भी कंट्री को यहाँ पर इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो यहाँ पर कंट्री का। यहाँ पर मोस्ट फेवर्ड जैसा नेशंस जैसा कॉन्सेप्ट हम नहीं देखेंगे, एक सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ सब पर लागू होगा। लेकिन वहीं आप देखेंगे अगर EU CBAM एक डिस्क्रिमिनेटरी है, इस बात को मानने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि ये गेट के आर्टिकल 20 का यहाँ हवाला देता है, जो कि क्या बात करता है, आर्टिकल 20 यहाँ पर बोलता है कि कोई भी ऐसा मेजर जिसे कंट्री यहाँ पर लेती है जो कैसा है, वो अपने ऐसे किसी पॉलिसी ग्राउंड पर लेती है जहाँ पर आप देखेंगे वो किसको सेव कर रही है, कंजर्व कर रही है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उसे कंजर्व करने के लिए कंट्रीज ऐसा कोई स्टेप लेती हैं जो कि उनको आवश्यक लगता है, तो ये किसी भी तरीके का वायोलेशन नहीं माना जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन, स्टील एंड द एल्यूमिनियम, तो ये देखेंगे आप इस पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पर समझना होगा। आई होप यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको समझ आ चुका है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां बात की जा रही है IRDAI के सुरक्षा बीमा वाहक के बारे में। देखिए रिसेंटली IRDAI अपने 2047 प्लान के साथ बाहर आया है, जहां पर ये इंश्योरेंस अवेयरनेस लोगों में पहुंचाने की बात कर रहे हैं। क्यों ये जानना ज़रूरी है? चलिए तो एक चीज़ समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे IRDAI जब मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI अपने एक नए प्लान के साथ आई है जिसे हम बोलते हैं विजन 2047। विजन 2047 क्या बात कर रहा है? ये इंश्योरेंस फॉर ऑल, ठीक है, ये बोल रहा है इंश्योरेंस जो है ये सभी के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। रिजल्टेड इनटू इसको लेकर अवेयरनेस होना आवश्यक है। सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए इंश्योरेंस क्या होता है, इसकी अवेयरनेस किस तरीके से होती है। इसी को लेके यहाँ पर IRDA ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसे हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्या बोलने वाले हैं, बीमा ट्रिनिटी। ठीक है, इसके अंदर 3 पिलर्स हैं जो है बीमा सुगम, ओके, बीमा सुगम के अलावा बीमा एक एक करके अभी हम इन्हें डिस्कस करेंगे, बीमा विस्तार, और बीमा विस्तार के बाद हमें थर्ड पिलर देखने मिलेगा, इट इज़ द बीमा वाहक। यही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो इससे संबंधित है, बीमा वाहक से। ये कोलैबोरेट करेंगे और एक तरीके से इसको प्रमोट करने का काम करेंगे। IRDAI के इस मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एम है इसका कि जो एक लाइफ है, हेल्थ है और प्रॉपर्टी है, उसका कवरेज हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं इन तक पहुंचाना है। ठीक है, एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस सॉल्यूशन हमें देना है, और इंडियन इंश्योरेंस जो सेक्टर है इसको क्या बनाना है, इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाना है, फर्स्ट थिंग। ओके,
दूसरी बात यहाँ पर क्या की जा रही है, इन्होंने बोला हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के जब आप बात करते हैं तो पूरी इंडस्ट्री के 3 पिलर हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये 3 पिलर कौन से हो जाते हैं जी? सबसे पहला हो जाता है आपका पॉलिसी होल्डर। भाई पॉलिसी आप किसे दोगे? पॉलिसी होल्डर को दोगे। दूसरा पिलर हमें देखने के लिए मिल जाता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जो यहाँ पे पॉलिसी दे रहा है। ठीक है। थर्ड पिलर कौन सा हो जाता है? विच इज द डिस्ट्रीब्यूटर, या जिसे हम इंटरमीडिएटरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये 3 पिलर हैं और इन्हीं 3 पिलर्स को लेकर हमें आगे काम करना है और कुछ फोकस एरियाज पे बात करनी है। ये फोकस एरियाज हमारे कौन से होंगे? देखिए इन्होंने बोला कि सबसे पहले हमें यहाँ पर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। मैं छोटे छोटे बुलेटिन्स लिखूंगी, आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। राइट प्रोटेक्ट करने हैं। किसके राइट प्रोटेक्ट करोगे? आप कंज्यूमर। ठीक है। आप पॉलिसी होल्डर्स के यहाँ पर राइट प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हमें यहाँ पर बनाना है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जा रही है हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। किस सेक्टर में? इंश्योरेंस के सेक्टर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंश्योरेंस जैसे सेक्टर को छोड़कर बाहर ना जाए। हमें बूस्ट करना है किसको? इनोवेशन। हमें इनोवेशन लाना है, नई तरकीबें लानी है, लोगों को नए नए ऑफर्स देने हैं ताकि वो इंश्योरेंस को यहाँ पर ले सकें। और साथ ही यहाँ पर हमें एक अफोर्डेबल इंश्योरेंस को लाना है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं हमारे यहाँ भारत में वो इसको एक्सेप्ट कर सकें, इस तरीके की स्कीम्स के साथ आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को कवर करने की बात की गई है कि जैसे आप कुछ इस तरीके की इंश्योरेंस भी दे सकते हैं जहाँ पर आप सपोज हम आप अगर जिम आते हैं तो हम आपको क्या करेंगे? आपको हम हेल्थ इंश्योरेंस या पर्टिकुलर इंश्योरेंस एक सर्टेन पीरियड के लिए देंगे। अब यहाँ पर 3 चीज़ों की हमने बात करी थी। बीमा सुगम, इसको समझते हैं। बीमा सुगम की बात करते हैं तो ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कंबाइन इंश्योरर और डिस्ट्रीब्यूटर देखने मिलेंगे। ये क्या करेगा? जो पॉलिसीज़ हैं हमारी उनको परचेज करने में, उन सर्विसेज की रिक्वेस्ट में, क्लेम में, सेटलमेंट में यहाँ पर इसको सुगम कर देगा, आसान कर देगा। दूसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे विच इज़ द बीमा विस्तार। बीमा विस्तार एक कॉम्प्रिहेंसिव बंडल है पॉलिसी का, जो कवर करता है लाइफ को, जो वो कवर करता है हेल्थ सेक्टर को, जो कवर करता है एक्सीडेंट को, और ये डिफाइन करता है कि किस रिस्क के साथ किस तरीके के आपको बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। विच मीन्स इट मेक श्योर्स अबाउट द क्विक क्लेम। जो टाइम लगता है एक पॉलिसी होल्डर को क्लेम लेने में, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बीमा विस्तार को लाया गया है। थर्ड एंड द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज द बीमा वाहक। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बीमा वाहक, ये एक वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स है। ठीक है। वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स की हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज दे विल एजुकेट। फर्स्ट थिंग, ये यहाँ पर एजुकेशन देंगे। ठीक है। ये यहाँ पर अवेयरनेस लाएंगे। कहाँ पर अवेयरनेस लाएंगे? ग्राम स्तर पर। ठीक है। गाँव में, पंचायत में यहाँ पर इसको इम्प्रूव किया जाएगा। दे विल एजुकेट वुमेन, ताकि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज है वो यहाँ पर किया जा सके बाय एड्रेसिंग कंसर्न। इसके एडवांटेज क्या होंगे? तो बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो ये जो बीमा वाहक है ये सबसे ज़्यादा किसको एम्पावर करने की बात कर रहा है? ये हमारी महिलाओं को एम्पावर करने की बात कर रहा है। ठीक है। सो यही था इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज टॉकिंग अबाउट द उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। देखिए एक बहुत ही डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट हमें यहाँ पर देखने मिला है। मतलब जब से मैंने अगर सुबह से इस न्यूज़ को जब से देखा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी इसको देखकर शॉक लगा हुआ है। हुआ क्या है? देखिए रिसेंटली आप देखेंगे तो तीन ट्रेनें हमें उड़ीसा में यहाँ पर दिखाई दी जिनका यहाँ हो गया है एक्सीडेंट। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस आर्टिकल, हम इंडिया का जो मैकेनिज्म है, इंडिया का जो सेफ्टी है, रेलवे सेफ्टी, उसके बारे में हम इस आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, सबसे इम्पॉर्टेंटली आप देखेंगे कि रेलवे सेफ्टी की जब बात आ जाती है तो हमने कुछ सिस्टम लाए जैसे कवच। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे मिशन ज़ीरो एक्सीडेंट की इस आर्टिकल में, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे थे उन्हें कम करने के बारे में बात करना था। देन वी विल टॉक अबाउट द राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष जिसको लॉन्च किया गया था।
तो इन सारी चीज़ों को हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेंस के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये 3 ट्रेनों के कोलिजन से हुआ क्या, लगभग 70 जो डब्बे थे, कोचेस थे, वो यहाँ पर डीरेल हो गए। और 2013 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये अभी तक का वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट माना जा रहा है। ठीक है, इस आर्टिकल में हम साथ में डिस्कस करेंगे अनिल कोकोडर की यहाँ पर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थे उनके बारे में, साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय के जो रिकमेंडेशन थे उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग दोज पॉइंट, हमें जानने होंगे कि रीज़न क्या है रेलवे सिक्योरिटी को जो यहाँ पर लैग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है फायर डिटेक्शन सिस्टम। क्यों फायर डिटेक्शन सिस्टम? सपोज रेल के किसी डब्बे में यहाँ पर मान के चलिए आग लग गई है, लेकिन फायर अलार्म सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल अगर होता तो वो क्या करता, वो बहुत आसानी तक लोगों को ये बात बता सकता था, एक अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर पहुँच जाती। बट दोज फायर अलार्म सिस्टम हैव बीन इंस्टॉल्ड इन एयर कंडीशन कोचेस, लेकिन जो दूसरे कंपार्टमेंट हैं वो पूरे तरीके से खाली रह जाते हैं। और आग ये देख के नहीं लगेगी ना कि वो एसी कंपार्टमेंट में लगने वाली है या किसी नॉर्मल डब्बे में। इसकी वजह से जो डिटेक्ट करना, जो स्मोक अगर कहीं पर हो रहा है या कहीं पर किसी तरीके का धुआं निकला है, इसे डिटेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा हमारा आ जाएगा एंटी कोलिजन। एंटी कोलिजन टेक्निक्स को आप देखेंगे तो ये भी हमें ना के बराबर देखने के लिए मिलती हैं। एंटी कोलिजन में हम सबसे पहले बात करेंगे कवच के बारे में, लेकिन इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क। आप देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा, यूएस, चाइना और रशिया के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा माना जाता है। बट इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी इंडिया डजंट हैव एनी सेफ्टी डिवाइसेस। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हेल्प कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है ट्रेन्स के किसी भी तरीके की कोलिजन को। ठीक है, हालांकि हम कवच सिस्टम यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन उसका भी कोई खास रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर एक और पॉइंट को बात करें, विच इज द स्टाफ डेफिशिएंसी। आज की डेट में आप देखेंगे रेलवेज में ह्यूमन एरर की यहाँ पर अगर संभावनाएं हो जाती हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है एक्स्ट्रा वर्कलोड। ठीक है, लिमिटेड व्यक्ति हैं, लिमिटेड व्यक्ति बहुत सारे काम को यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे स्टाफ के शॉर्टेज में कम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को तो वो काम आता भी नहीं है और वो सिर्फ सीख के उन कामों को यहाँ पर कर रहा है, जिसकी वजह से भी ये जो एक्सीडेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज द इनएप्रोप्रिएट मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्स पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। डीरेलमेंट जो सबसे ज़्यादा होता है, या जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है मेंटेनेंस की कमी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। अब जो मैंने आपको बताया कि हमने क्या कोई स्टेप्स लिए हैं, तो हाँ, हम अनिल काकोडकर कमेटी की रिकमेंडेशंस के पे यहाँ पर बात करेंगे। इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए कि 3 वाइटल फंक्शंस, रूल मेकिंग, ऑपरेशन, रेगुलेशन हमें यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें आवश्यकता है एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देगा, सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में बात करेगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता है, जिसके पास सारे पावर होंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, जो एक ओवरसाइट के रूप में यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट इन्होंने बात करी थी RDSO की। व्हाट इज दिस? इट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अपेक्स टेक्निकल विंग है रेलवे की, जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेट होती है सिर्फ और सिर्फ जो डिज़ाइन क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, क्या मैकेनिज्म हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो डीरेलिंग जैसी सिचुएशन है या कोलिजन सिस्टम जो हो रहे हैं, इसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट इज़ द अडॉप्शन ऑफ द एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम, जैसे यूरोप में आपको देखने मिलता है, जहाँ पर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है कि अगर कहीं पर भी कोई रूट लेंथ है 19,000 किलोमीटर की, तो वहाँ पर इनको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो बहुत सारे क्रॉसिंग, लाइक जो मैन्ड क्रॉसिंग जो होती हैं, अनमैन्ड क्रॉसिंग जो होती हैं, उसको हमें सबसे कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करते हुए इनकी डेथ होती है। Also, we have to switch over from the ICF, which is the integral coach factor design coaches, to the much safer LBH system.
विच इज़ द लिंकी हॉफमैन बुश जर्मन डिज़ाइन कोचेस। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट है जो हमें यहाँ पर उठाने की आवश्यकता है। अब क्या हम कुछ काम कर रहे हैं? जी हाँ, इसरो यहाँ पर काम कर रहा है सैटेलाइट चिप्स के थ्रू ये देखने के लिए कि कहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं इस तरीके के एक्सीडेंट की, या कैसे हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम कि भाई एलिमिनेशन के लिए हम और क्या कर रहे हैं, तो हम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसे हम TCAS बोलते हैं, ये एक इंडिजीनियसली मेड ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि ट्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो डेवलप किया गया है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। साथ ही राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष हमें देखने के लिए मिलता है जो 1 करोड़ रुपए 5 साल के लिए लगभग देगा सेफ्टी रिलेटेड मेजर्स को अपनाने के लिए। ओके, इसके अलावा हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था विच इज़ द कवच। ठीक है, चलिए कवच के बारे में भी बात कर लेते हैं। Okay, let me clear this first. चलिए कवच सिस्टम की बात करें तो इट इज़ द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था 2022 के यूनियन बजट में। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसको यहाँ लॉन्च किया गया था। ठीक है, कवच की हमने बात करी, ऑटोमेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया था 2012 में। ठीक है, जो यहाँ पर क्या कर रहा था, इसकी इसको देख लेते हैं। जो TCAS जो अभी हमने डिस्कस किया था मैटर, विच इज़ द ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर काम करेगा। ठीक है, इसी की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, कवच, जिसका एग्जैक्टली मतलब होता है आर्मर। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरीके का सेट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें RFID डिवाइसेस को यहाँ पर क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, जो लोकोमोटिव्स हैं वहाँ पर इनको लगाया गया है। ये कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से विद द अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिससे कंट्रोल किया जा सकता है और ब्रेक किया जा सकता है ट्रेन को, जैसे ही अलार्म सिस्टम यहाँ पर हमें दिखाई देता है। सो दिस इज़ द कवच सिस्टम। कैसे समझ लेते हैं, चलिए एक बहुत छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर ट्रेन, जस्ट इमेजिन, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, ओनली राइटिंग। अब ये आपका ट्रेन है, यहाँ पर एक सिस्टम इसमें लगाया गया है ट्रेन में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, RFID रडार। ठीक है, अब ये ट्रेन यहाँ पर चल रही है, दूसरी यहाँ पर एक और ट्रेन आ रही है। ठीक है, ट्रेन नंबर 1 है। ट्रेन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ट्रेन 2 को देखिए, इसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, RFID रडार, जो मैंने आपको भी बताया। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के पास आएगी तो ये रडार यहाँ से क्या करने लगेंगे, ये कुछ सिग्नल एमिट करेंगे। व्हाट विल हैपन, ये जो रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल है ये एक दूसरे के पास आएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जो हमने लोकोमोटिव में TCAS यहाँ पर ट्रेन के आगे हमने ये कवर लगाया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ पर आएगा, ये कम्युनिकेशन आपको आगे जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आगे जाएगा कहाँ पर, जो यहाँ पर स्टेशन बनाया हुआ है TCAS का। ठीक है, ये TCAS सिग्नल यहाँ पर क्या करेंगे, GPS की सहायता से इन सिग्नल्स को क्या करेंगे, तुरंत रेडियो कमीशन से यहाँ पर पहुँचा देंगे, और जो एक्सीडेंट है जो होने वाला था इस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे हम 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन या 4G LTE बोलते हैं, इसको यहाँ पर अवॉइड किया जा सकेगा। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, जहाँ से आपसे सवाल बनने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। जितनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पर आपके लिए कवर कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखिए इस पूरे आर्टिकल में हमें एक शब्द पर बात करनी है सिर्फ और सिर्फ, विच इज़ द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आज की डेट में आप देखेंगे ChatGPT हो गया,
ओपन एआई सिस्टम है, चैटबॉट है, जो कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को मिमिक करता है, कोई नई नई चीज़ें क्रिएट कर देता है। आप जब चाहे देखते होंगे, अभी एक रिसेंटली आया था जहाँ पर उसने जो श्री राम है उनको यहाँ पर डिज़ाइन किया था इनपुट्स के बेस पे। तो एआई की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा, आई एम सेइंग यू कि ये एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में गुड और बैड्स बताए गए हैं। आर्टिकल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया को जो एआई के बेनिफिट हैं उनको हार्नेस करने की आवश्यकता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, क्लेवर एंटरटेनमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, डेटा को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप रिस्क मैनेजमेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग चार्ट्स को जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये प्रेडिक्ट कर सकता है यहाँ पर। तो देयर आर सो मैनी गुड थिंग जहाँ पर आपको एआई का यूज़ करना चाहिए इस व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट। अब हमें बात करनी है कि आखिर ये जो आप बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई क्या है। देखिए, जनरेटिव एआई की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक टाइप होता है, लेकिन ये बात करता है क्रिएशन की, ठीक है। ये क्रिएट करता है नए ओरिजिनल कंटेंट और डाटा को, ठीक है। किस किस को, कंटेंट, डेटा, ठीक है। कैसा होता है ये डेटा, ओरिजिनल, है ना। ओरिजिनल कंटेंट और डेटा को यूज़ करता है विद दी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। इट कैन बी यूज टू जनरेट टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक या किसी भी दूसरे टाइप की मीडियाज को यहाँ पर जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और शब्द आपको जानना ज़रूरी है, ये जो आप बार बार जीपीटी जीपीटी पढ़ रहे हैं, जब ये समझ लेंगे तो बाकी की पिक्चर वैसे भी अपने आप क्लियर हो जाएगी। चलिए, जीपीटी को भी समझते हैं। देखिए, इट इज़ दी जीपीटी। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज़ दी जेनरेटिव, ठीक है, आप साथ में लिखेंगे, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ओके। एक टाइप होता है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल का, जिसे हम LLM बोलते हैं, उसका ये टाइप होता है जो क्या करता है, डीप लर्निंग के थ्रू जनरेट करके ह्यूमन की तरह टेक्स्ट को यहाँ पर बनाता है। हमने इसे जनरेटिव क्यों बोला, तीनों शब्दों पे बात करेंगे। जनरेटिव बोला बिकॉज दे कैन जनरेट न्यू टेक्स्ट, ठीक है, नए टेक्स्ट बेस्ड को यहाँ पर बनाते हैं, किसकी मदद से, इनपुट्स की मदद से। बेटा एक एक शब्द समझो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा हमने बोला है प्री ट्रेन्ड, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट बिफोर बीइंग यूजिंग, ठीक है। तीसरा हमने बोला है ट्रांसफॉर्मर्स, बिकॉज दे यूज ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ड न्यूट्रल नेटवर्क, एक आर्किटेक्चर प्रोसेस यहाँ पर लाते हैं और इनपुट टेक्स्ट को, जो यहाँ पर इनपुट दिया है, उसे ट्रांसफॉर्म करके एक आउटपुट टेक्स्ट हमारे सामने लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 2025 तक आप देखेंगे जनरेटिव एआई लगभग 10% जो डेटा है वर्ल्ड का उसको प्रोक्योर कर लेगा, ठीक है। और इस तरीके का एक फोरकास्ट किया जा रहा है कि इसका जो ग्रोथ रेट है 2022 से लेके 2027 में वो आपको 33.2% से इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा, और इसी के साथ 2030 तक ये 15.7 ट्रिलियन डॉलर की एक ग्लोबल जीडीपी के रूप में बाहर आ जाएगा। अब जनरेटिव के इसके यूजेस क्या होते हैं, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दीज, कि यूज़ क्या है इसके, हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजेस बनाने में, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमेशन बनाने में। आप देखते ही होंगे बहुत सारी न्यूज़ आपको टेलीग्राम और सोशल मीडिया की अलग अलग वेबसाइट्स पर देखने मिलती हैं। हम यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज प्रोग्राम रन कर सकते हैं, जैसे मिड जर्नी, डैली या स्टेबल डिफ्यूजन। वहीं ये साथ में क्या कर सकता है, म्यूज़िक कंपोज कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर आर्ट को बना सकता है, ठीक है। ये किसी ब्रांड का लोगो यहाँ पर डिज़ाइन कर सकता है, ऑलराइट। ये यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज को जनरेट कर सकता है,
साथ ही ये ड्रग डिस्कवरीज को करने में हमारी मदद कर सकते हैं। दे कैन बी यूज टू डिजाइन एंड कंट्रोल रोबोटिक सिस्टम। उसके अलावा जितनी भी ऑटोमेट थिंग्स होती हैं उनको यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे फायदे हमें किसके साथ देखने मिलते हैं, एआई के साथ। अब इसके साथ ही हमें यहाँ पर भाई नुकसान भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसके नुकसान क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस या लॉस की बात करें या इश्यूज की बात करें, बेसिकली इश्यूज वर्ड लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो देखिए, गवर्नेंस सबसे बड़ा इशू हमें देखने मिलेगा गवर्नेंस में। क्यों, देखिए कंपनीज जैसे बड़ी बड़ी जो ओपन एआई या सेल्फ गवर्निंग जो स्पेस हैं उसके थ्रू स्ट्रेटजीज को यहाँ पर रिलीज कर सकती हैं, मॉनिटर कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं, मॉडल कर सकती हैं सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर हमें जॉब लॉस एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट देखने मिल रहा है। ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे टास्क हैं बहुत आसानी से बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन एरर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बचेगा, तो जॉब लॉसेस जाने के चांसेस हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देगा ह्यूमन नीड को। ह्यूमन नीड की आवश्यकता यहाँ पर आप देखेंगे खत्म हो जाएगी, बिकॉज जो यंग चिल्ड्रन है हु विल सी एआई एज देयर फ्रेंड, तो वो यहाँ से होमवर्क कर लेंगे। और यहाँ पर एक आप देखेंगे तो जो सोशल कांटेक्ट है लोगों का वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। वहीं जो सराउंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं या कॉपीराइट है वहाँ पर भी हमें इशू देखने के लिए मिल सकते हैं। जो डेटा सेट किया जाता है बिहाइंड द जनरेटिव एआई मॉड्यूल्स, दे आर जनरली स्क्रैप्ड फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट सीइंग कंसेंट फ्रॉम द लिविंग आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिस्प्यूट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे फियर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिल जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड एक्सेसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन, बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है। वहीं एक और सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आएगा विच इज़ द नेशनल सिक्योरिटी। सो ऑटोमेटेड ट्रॉल्स बन सकते हैं, बॉट्स बन सकते हैं, एडवांस कैपेबिलिटी आपको दिखाई देगी, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, कॉन्शियसनेस, अवेकिंगनेस, अकाउंटेबिलिटी जैसी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। सो सजेशंस यहाँ पर क्या हो सकते हैं, किस चीज़ के लिए हम काम कर सकते हैं। तो इट नीड टू बी जनरेटिव एआई मॉडल्स को हमें कैसा बनाना होगा, यहाँ पर इन्हें ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। ठीक है, साथ ही सो दैट दे कैन बी पब्लिक कैन अंडरस्टैंड, दे कैन यूज़ इट। साथ ही इनको हमें डेटा ट्रेनिंग देनी होगी, प्राइवेसी को यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि किसी की प्राइवेसी यहाँ पर नहीं जाए। साथ ही हमें अकाउंटेबल गवर्नेंस की आवश्यकता है। उसके अलावा आपको सिविल सोसाइटी पॉलिसी मेकिंग की यहाँ पर आवश्यकता हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस किए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉ कमीशन की, जो यहाँ पर मिला है यूसीसी टीम से, जहाँ पे बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए एक इस तरीके के लॉ को बनाने की बात की जा रही है जहाँ सभी के लिए समान तरीके के लॉज आपको देखने मिलेंगे। हिंदी में ऐसे ही हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता। अब विवाद क्या होता जा रहा है, देखिए बार बार यूसीसी को लेके आर्टिकल 44 हमारा चर्चा में आ जाता है। वहीं इसी के साथ आप बात करेंगे तो ये डीपीएसपी में हम आर्टिकल 44 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आप देखेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो कि अलाउ करता है जो माइनॉरिटीज़ होते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकें। उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर इशू देखने के लिए मिलता है। हाल ही में बहुत सारे इश्यूज आप देखेंगे मिलेंगे। 1956 का एक हमारे पास लॉ है जहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ आपको शरीयत लॉ भी यहाँ पर देखने मिल जाएगा 1937 का। अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेके बार बार विवाद आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता यहाँ पर क्या है, पर्सनल लॉ के संबंध में जो धार्मिक भेदभाव है उनको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए यूसीसी को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सभी आर्टिकल 44 डीपीएसपी यहाँ पर क्या बात करता है, यहाँ पर चर्चा की गई है कि इसको किया जाएगा। हालांकि जब भारत का यहाँ पर संविधान बना
तो इसके बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन सिंस तब तक लोग यहाँ पर तैयार नहीं थे, तो ये डिसाइड किया गया कि जब लोग रेडी हो जाएंगे तो इसको यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। इसी के अंदर आर्टिकल 44 में आप देखेंगे इससे संबंधित जितने भी दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो धर्मों के लिए अलग अलग नियम आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे 1937 शरीयत, 1956 का आपको हिंदू मैरिज एक्ट जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वहीं साथ में अगर आप विवाह की बात कर लें, आप गोद लेने के सिस्टम के बारे में बात कर लें, ठीक है, हर धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉज आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ देखने मिल जाएगा, आपको ईसाई लॉ देखने मिल जाएगा, आपको पारसी समुदाय का अपना एक अलग लॉ देखने के लिए मिल जाएगा। हिंदू लॉ के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमें यहाँ पर हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध देखने मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। अब विवाद क्यों आया? विवाद उठ के आया आर्टिकल 29 और 30 को लेकर, जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ होती हैं इनको अपनी जो कल्चर है, जो धार्मिक रीति रिवाज है, उनको संरक्षण करने का यहाँ पर क्या दे दिया गया है? अधिकार दिया गया है। और बार बार इसी बात को यहाँ पर लेके आया जाता है कि जब आप यूसीसी को लागू कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? आप कहीं ना कहीं इनके जो अधिकार हैं, जो अपनी ये संस्कृति को प्रोटेक्ट करें, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। सभी को अधिकार है कि वो अपने धर्म के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है, जो उनकी बिलीफ हैं, जिन बिलीफ्स को वो फॉलो करते हैं उन्हें कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यूसीसी कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट को क्या कर देता है? खतरे में लाता हुआ नज़र आ रहा है। तो भारत का एक बहुत बड़ा आप समुदाय देखेंगे, एक बहुत बड़ा तबका देखेंगे जो बार बार डिमांड करता है कि उन्हें क्या चाहिए है? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें लाने की आवश्यकता है। हालांकि इसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे अलग अलग तरीके के विवाद देखने मिल सकते हैं, बहुत सारी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो हमें देखने मिलेंगे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो गोवा इज़ दी ओनली स्टेट जहां पर आपको यूसीसी दिखाई देगा, है ना। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो पॉलिटिकल हो जाएंगे, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही इस पूरे टेक्स्ट का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.